हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी फिर से एक नई क्लास में। तो आज हम एक अब नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वैद्युत उपकरण। ठीक है ना, एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑलमोस्ट सारे चैप्टर मैं कंप्लीट कराता जा रहा हूँ। सारे क्वेश्चनों को आप ध्यान से नोट करते हुए चलिए, सबको पढ़ते हुए चलिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपका बहुत नज़दीक और बहुत जल्दी आने वाला है। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न का कह रहा है नाइक्रोम में कौन सी धातुएं होती हैं, उनका प्रतिशत कितना होता है। ये कह रहा है नाइक्रोम में कौन सी धातुएं होती है, उनका प्रतिशत कितना होता है। तो नाइक्रोम में हमारी निकेल और यानी क्रोमियम होती है। ठीक है ना, जिसका परसेंट 80 से लेके 20% तक होता है। ठीक है ना, तो बी वाला ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न कह रहा है जब किसी प्रतिरोध तार में से विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो क्या होता है। जब किसी प्रतिरोध हमारा तार है उसमें से हम विद्युत धारा प्रभावित करेंगे तो क्या होगा। जिस तार है इसमें प्रतिरोध होने के कारण इसमें हीट जनरेट होगी। हीट मतलब ऊष्मा। तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो हमारे एकदम करेक्ट होगा। ठीक है ना, उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न हमारा कह रहा है विद्युत प्रेस में प्रेशर प्लेट और ऊष्मा तंतु के बीच है ना एज व शीट प्रयोग की जाती है, तो वो कौन सी होती है। ऊष्मा तंतु ऊष्मा को प्रेशर प्लेट की ओर जाने से रोकता है। मतलब विद्युत जो हमारी प्रेस होती है घर में, जिससे हम प्रेस करते हैं, उसमें क्या होता है यानी प्लेट और ऊष्मा तंतु के बीच में यानी एक्सवेस्टन शीट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो उससे क्या होता है, वो हीट को जाने से रोकता है। ठीक है, आगे देखते हैं चौथा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न कह रहा है विद्युत स्टोव का ऊष्मीय तंतु किस पदार्थ की चक्ति से स्थापित किया जाता है। मतलब जो हमारा विद्युत स्टोव होता है ऊष्मा तंतु किस पदार्थ से किया जाता है, तो वो किससे बना होता है। चीनी मिट्टी से। आपने जो घरों में हीटर देखे होंगे वो कुछ इस प्रकार से होते हैं, वो आपने देखे होंगे। तो वो किससे बनाए जाते हैं, उनकी जो बॉडी होती है वो चीनी मिट्टी से बनाई जाती है। ठीक है ना, देखते हैं पाँचवा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। पाँचवा प्रश्न को देखते हैं। ऊष्मा उपकरणों में से उत्पन्न होने वाला ऊष्मा निर्भर करता है ऊष्मा तंतु में प्रवाहित धारा के मान से ऊष्मा तंतु के प्रतिरोध ऊष्मा समय उपयुक्त सभी कारकों पर। तो डी वाला ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट है। अब देखते हैं आगे। विद्युत प्रेस में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है। मतलब विद्युत जो प्रेस होती है उसमें थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है, तो ऊष्मा उत्पन्न नियंत्रित करना। ठीक है ना, जो प्रेस में थर्मोस्टेट काम करता है वो ऊष्मा मतलब हीटिंग को नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आगे देखते हैं सातवां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। विद्युत केतली की वाटेज सामान्य होती है। जो विद्युत केतली होती है उसमें वाटेज समान होती है, 350 वाट का होता है। जो आपकी विद्युत केतली होती है वो 350 वाट की होती है। ठीक है, आठवां प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। आठवां प्रश्न हमारा कह रहा है इमर्शनल रोड में ऊष्मा तंतु के चारों ओर प्रयुक्त अचालक पदार्थ होता है, तो वो कौन सा होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड चूड़ होता है। ठीक है ना, जो इमर्शनल रोड ऊष्मा तंतु के चारों ओर का प्रयुक्त अचालक होता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड चूड़ होता है। ठीक है, अब देखते हैं नौवां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। नौवां प्रश्न हमारा कह रहा है घरेलू रेफ्रिजरेटर का कार्य सिद्धांत क्या होता है। जो हमारे घर में जो फ्रिज होते हैं उसका वो कैसे काम करता है, तो वो बाष्प यानी संपीड़न के से काम करता है। ठीक है ना, ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखते हैं 10वां प्रश्न क्या कह रहा है। ये कह रहा है 10वां प्रश्न घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाली रेफ्रिजरेटर का प्रयोग में क्या गुण होना चाहिए। तो गंधहीन है ना, उच्च कार्यकारी दाब, ये 6 रहती है, ये तीनों ही होने चाहिए घरेलू फ्रिज हमारे जो होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 11वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 11वां प्रश्न को देखते हैं। रेफ्रिजरेटर में कंप्रेसर मोटर को गर्म हो जाने के कारण होता है। जो हमारा जो घर का फ्रिज होता है अगर उसका कंप्रेसर गर्म हो रहा हो तो उसका क्या कारण है, तो निम्न वोल्टेज का मतलब लो वोल्टेज। ठीक है ना, यही कारण है कि यानी कंप्रेसर गर्म होता है फ्रिज का, इसलिए हम कभी कभी जो अपने फ्रिज के स्टेपलायर का प्रयोग करते हैं घर के जो फ्रिज होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 13वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 13वां प्रश्न कह रहा है रेफ्रिजरेटर में मोटर चलती है परंतु है ना शीतलन है ना अपर्याप्त, तो क्या दोष संभावित है। मतलब ये कह रहा है जो रेफ्रिजरेटर में जो मोटर चलती है परंतु शीतल अपर्याप्त का क्या दोष संभावित है, तो ये कह रहा है रेफ्रिजरेटर की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है ना, रेफ्रिजरेटर की क्या होती है, मात्रा कम हो जाती है। सी वाला ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट है। अब देखते हैं 14वां प्रश्न क्या कह रहा है। 14वां प्रश्न कह रहा है ना भावनों क्रश तापमान नियंत्रित करने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। मतलब जो हमारे भवन होते हैं उनका जो टेम्परेचर है उनको कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए
कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है, तो वातानुकूल उपकरण प्रयोग किया जाता है, जिसको हम एसी भी बोलते हैं। ठीक है ना। आपने देखा है कि हमारे घर में अब ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, और जितने भी बड़े बड़े भवन हैं उन सब में भी टेम्परेचर बहुत होता है। शादी वगैरह के जो भवन होते हैं सब में आपको पता है एसी लगा के यानी टेम्परेचर को कम कर देते हैं, चाहे भवन है चाहे हमारे घर हैं हर। ठीक है ना। तो अब देखते हैं 15वां प्रश्न क्या कहता है, वातानुकूल उपकरण की क्षमता किस मात्रा में होती है। मतलब ये कह रहा है जो एसी की क्षमता को हम किस मात्रा में नापते हैं, टन में नापते हैं। तो आपको सबको पता होगा 1 टन 1.5 टन। ठीक है ना, आपको सबको पता है। ठीक है इसका तो आंसर। अब देखते हैं 16वां प्रश्न क्या कह रहा है, एयर कंडीशन में कंप्रेसर तथा यानी ब्लोटर को चलाया जाता है। मतलब ये कह रहा है एयर कंडीशन में कंप्रेसर और ब्लोटर को चलाया जाता है एक ही मोटर से, 2 विभिन्न मोटरों से, एक ही शाफ्ट से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है 2 विभिन्न मोटरों से। आपने देखा होगा कि जो हमारे पे जो बाहर आउटडोर होता है, ठीक है ना, उसमें एक फ़ैन लगा होता है। ठीक है, तो वो जो फ़ैन होता है इसकी मोटर अलग होती है, इसमें जो कंप्रेसर होता है उसकी मोटर अलग होती है। ठीक है। अब देखते हैं 17वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 17वां प्रश्न, रेफ्रिजरेटर तथा एयर कंडीशन में आमतौर पर प्रयोग किया जाने वाला रेफ्रिजरेटर होता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड से होता है, अमोनिया से होता है, या फ्रीऑन से होता है, या मिथिलाइन क्लोराइड से होता है। तो सी वाला ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट है ना, फ्रीऑन से होता है। ठीक है। अब देखते हैं 18वां प्रश्न क्या कह रहा है। 18वां प्रश्न कह रहा है वाटर कूलर की क्षमता किस मात्रा में व्यक्त की जाती है। जो वाटर कूलर होते हैं इसमें हम पानी को ठंडा करने के लिए रख देते हैं, तो किस में है नापी जाती है, उसकी जो मात्रा होती है वो लीटर में मापी जाती है। ठीक है। अब देखते हैं 19वां प्रश्न क्या कह रहा है, वाटर कूलर होता है, वाटर कूलर क्या होता है ना, संचायक प्रकार का होता है, तत्कालीन यानी तात्कालीन प्रकार का होता है, बोतल प्रकार का होता है, ये तीनों ही प्रकार का होता है। ठीक है। अब देखते हैं 20वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, वाटर कूलर में प्रयुक्त है ना रेफ्रिजरेटर होता है, तो फ्रीऑन, अमोनिया, मिथिल क्लोराइड, या कार्बन डाइऑक्साइड। तो सी वाला ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट है। अब देखते हैं 21वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 21वां प्रश्न कह रहा है विद्युत पंखे में कैपेसिटर का संयोजन किया जाता है। जो हमारा इलेक्ट्रिक फैन होता है उसमें कैपेसिटर का यानी संयोजन किया जाता है प्रारंभिक कुंडली के श्रेणी क्रम में। ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। जो हमारा जो घर के जो पंखे होते हैं उसमें जो कैपेसिटर किस प्रकार से जोड़ा जाता है, जो उसकी जो प्राइमरी कॉइल होती है उसके है ना सीरीज क्रम में जोड़ा जाता है। तो ए वाला ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट होगा। ठीक है। अब देखते हैं 22वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, सामान्य प्रकार की वॉशिंग मशीन में है ना स्पन टब का उपयोग किया जाता है। मतलब जो हमारी नॉर्मल प्रकार की जो वॉशिंग मशीन होती है उसमें स्पन टब का उपयोग किया जाता है वस्त्रों को धोने के लिए, वस्त्रों को निचोड़ने के लिए, ए और बी दोनों के लिए। तो ए वस्त्रों को धोने के लिए, वस्त्रों को निचोड़ने के लिए, दोनों प्रकार से वो वस्त्रों को निचोड़ने के लिए। इसका जो बी वाला ऑप्शन है एकदम हमारा करेक्ट होगा। ठीक है ना। स्पिन टब का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि जो हमारे वस्त्र हैं उसको हम निचोड़ सकें। ठीक है। आगे देखते हैं 23वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, हॉट प्लेट प्रयुक्त ऊष्मा तंतु का वाटेज होती है। जो हमारी हॉट प्लेट होती है उसमें ऊष्मा तंतु की जो वाटेज होती है वो 1 किलोवाट होती है। आपने देखा होगा जैसे हमारे जो घर के हीटर वगैरह हैं जिसमें मतलब पहले खाना वगैरह बनाते हैं उसकी जो वाटेज होती है ना वो पूरी 1 किलोवाट की होती है। ठीक है। अब देखते हैं 24वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, विद्युत है ना कुकिंग रेंज में होता है या होती है। ठीक है ना, 1 या 2 से विद्युत स्टोव, 1 या 2 से हॉट प्लेट, ये 1 या है ना स्टीम चैम्बर, ये तीनों। तो इसका जो आंसर है ये तीनों। ठीक है ना, जो विद्युत कुकिंग की जो रेंज होती है ये तीनों से होती है। ठीक है। आगे देखते हैं 25वां प्रश्न। हाँ, अब देखते हैं इनक्यूबेटर नामक उपकरण का उपयोग किया जाता है ना मुर्गी के अंडों को है ना कृत्रिम ऊष्मा प्रदान करने के लिए। ठीक है। इसका जो बी वाला ऑप्शन है एकदम इसका करेक्ट है। जो हमारा इनक्यूबेटर होता है वो क्या करता है, जो मुर्गी के अंडे होते हैं उसका कृत्रिम ऊष्मा प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो बी वाला ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट है। तो दोस्तों ये आपका जो है चैप्टर ये भी समाप्त हो गया है। ठीक है ना, कंप्लीट हो गया है चैप्टर आपका। ठीक है, चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। फुल MCQ इस चैप्टर के मैंने करा दिए हैं, और चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लो। ठीक है ना, वीडियो को शेयर वगैरह भी कर दो। अब पेपर ख़त्म होने के बाद सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट होंगी इलेक्ट्रिकल की। ठीक है, ग्रुप आपको बताया जाएगा कि किस सब्जेक्ट में आपको कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, कौन कौन से आपके K2 में आपको सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, कौन कौन से आपको नहीं पढ़ने होंगे।
ठीक है ना। पूरी इस पे डिटेल वीडियो आएगी, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल वालों की, है ना। आगे कोशिश करूँगा कि क्या कहते हैं, आगे कोशिश करूँगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की भी आए, ठीक है ना। तो फ्री क्लासेस चलेगी, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आराम से आइए, पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, अपने भाई बहन दोस्त जितने भी हैं सबको चैनल भेज दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। खुद भी पढ़ो और दूसरों को भी पढ़ाओ, ठीक है ना। अकेले नंबर मत लाओ, ठीक है। इसलिए शेयर वगैरह कर दो और सब्सक्राइब वगैरह भी कर दो चैनल को। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वैसे भी अब ज़्यादा चैप्टर रह नहीं गए हैं आपकी, मोस्टली 2 से या 3 चैप्टर और रह गए होंगे। सो ये आपका ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। 2 से या 3 चैप्टर और रह गए हैं, फिर आपका ये कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। फिर उसके बाद हम मॉडल पेपर कर लेंगे, जिससे कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमारा पूरा मतलब सिलेबस आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर अब अलविदा लेते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।